हरीश जी, कई लोग हैं जो उनकी जिंदगी के बारे में आज बता रहे हैं। आपने भी उनको बहुत करीब से देखा है और लता दी के बारे में आप बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा अपने खुद के गाने पसंद नहीं करना चाहती थी, सुनना चाहती थी। उन्हें ये लगता था कि इस गाने को वो और बेहतर गा सकती थी। यही तो महानता है ना, जो शख्सियत को महानतम बना देता है। हरीश जी, ये महानता से भी अधिक मेरे नजदीक उनका छात्रा होने का प्रमाण है। अगर वो छात्रा है, जैसे मैं कह रहा था, अपने जीवन के अंत तक वो छात्रा रही, तो अगर छात्रा हैं तो किससे सीखती थी? और मैंने सालों पहले मेरा निरीक्षण उन्हें बताया था और अपनी पुस्तक में भी लिखा कि उन्होंने अगर सही मायने में किसी से सीखा तो वो अपने आप से सीखा। और मुझे शेक्सपियर का हैमलेट याद आता है कि लेट योर ओन डिस्क्रेशन बी योर ट्यूटर, कि अपनी त्रुटियों से तू स्वयं को सुधारना सीख, क्योंकि उससे बेहतर गुरु और कोई नहीं हो सकता। और विशेषकर लता मंगेशकर के लिए कि जिनके आसपास, जिनके पेयर्स, जिनके समकक्ष शायद एक दो और कोई नहीं। वो सारी पीढ़ी जो थी, उस पीढ़ी ने, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना दे, इन्होंने एक युग का प्रवर्तन किया और वो युग धीमे धीमे अस्त हो रहा है। ये हम मानते हैं कि आज के इस मनहूस दिन क्षमा चाहता हूं, भारतीय संगीत का एक युग अस्त हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी अगर क्षति हुई है तो वो हुई है उन सैकड़ों हजारों गायकों को जिन्होंने लता मंगेशकर को अपना आदर्श माना था, अपना अप्रत्यक्ष गुरु माना था। क्षति हुई है देश को, लेकिन जो देशवासी हैं उन्हें उनके बचपन का कुछ, युवावस्था का कुछ, प्रौढ़ावस्था का कुछ अंश जैसे बिखर सा गया है, क्योंकि उन पड़ावों पर लता मंगेशकर के गीत उनके जीवन में साथी रहे हैं। हम बाज़ औक़ात हम कई बार कहते हैं कि उनके साथ जुड़ा हुआ है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। मेरा ऐसा विचार है कि वो आवाज़ से कहीं और अधिक थी। I can sum it up in one sentence that Lata Mangeshkar was the musical psyche of a great nation. और अगर आवाज और गायन की ही बात करें तो ऐसा क्या था? मेरा ऐसा विचार है कि सालों से नहीं, शुरुआत की है तब से लता जी और आशा जी सुर में गाने की चिंता नहीं करते। उन्हें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सुर उनकी रगों में बहते हैं। उनका कार्य सिर्फ होता है जो कविता जिस धुन में ढाली गई है उसका एक्सप्रेशन वो दें। लिखा किसी ने है, धुन किसी ने तरतीब दी है, सुर तो उनके पास है ही, एक परमानेंट रिसोर्स की तरह, ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो उनके पास पहले से ही है। अब चाहिए क्या? तो उसमें जो छिपी भावनाएं हैं, बिटवीन द लाइंस, वो उजागर करनी है और वहां उनका दैवी अंश उजागर होता है, मुखर रूप से होता है। सलील चौधरी ने कहा था कि इस महिला को जब मैं गाते हुए देखता हूं, एग्जैक्टली टेक में, रिहर्सल में भी नहीं, गुनगुनाते हुए भी नहीं, लेकिन जब वो गा रही हैं, उनको पता है कि ये गाना अब लोगों तक पहुंचने वाला है, और उसमें वो गले से नहीं गाती थी, अपना सर्वस्व देती थी। और उन्होंने जीवन भर ऐसे ही गाया है। जहां तक अपने गाने ना सुनने की बात है, नौशाद साहब की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि मैं शायद अकेला ही था कि
उनसे गाना गवा के 4-5 टेक हो जाते हैं, तो फिर किसी बहाने में उन्हें मिक्सर रूम में लता जी को बुला लेता और दरवाजा बंद करवा देता। अब वो पकड़ी गई थी, जैसे लता जी के शब्दों में, मैं क्या करूं, मैं पकड़ी जाती हूं, खास करके नौशाद साहब की रिकॉर्डिंग में। फिर कहते कि देखो हम इत्मीनान से 5 टेक सुनते हैं, किसमें से कौन सा हिस्सा लेना। और लता जी कहती थी कि मुझे बड़ा बुरा लगता कोई हिस्सा चुनना, क्योंकि मुझे पता है इससे तो बेहतर गाया जा सकता था। और आप जानते हैं लता जी ने अपने अंतिम क्षण कैसे बिताए। परसों की बात है, परसों अभी वो होश में थी, वेंटिलेटर मुंह पर था, तो उन्होंने हेडफोन मंगवाया और प्लेयर मंगवाया और गाने सुन रही थी अपने स्वर्गीय पिताजी मास्टर दीनानाथ जी के, जो कि नाट्य संगीत गाते थे, बहुत बेहतरीन गाते थे। वो गाते गाते उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन ये था, मुझे पंडित हृदयनाथ जी ने बताया, वो वहां थे, कहा ऐसा लग रहा था कि वो उसमें खो गई थी। वो पिताजी से, उनके पिताजी से जैसे संवाद कर रही थी, ताल दे रही थी और अपनी चेहरे से वो वाह कह रही थी, दाद भी दे रही थी, कहीं कहीं सुर मिलाने की कोशिश कर रही थी। ये हैं छात्रा, ये हैं लता मंगेशकर। और बार बार उन्हें कहा जाता था कि अपना वेंटिलेटर मास्क हटाएं नहीं, लेकिन वो जब थोड़ा बहुत गाना चाहती थी, सुर मिलाना चाहती थी, तो वो हटा लेती थी और फिर रख के, और शायद उसके बाद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।